हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू ईयर राकेश चैनल में, जहां पे आपका एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, आज आपके लिए मैं लेके आ गया हूं एनटीएससी एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिजर्वेशन सिस्टम है, और जो इंडियंस अपने देश के बाहर हैं वो इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। अब हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो एनटीएससी एग्ज़ाम जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। ये जो बहुत अच्छे माइंड्स हैं इंडिया के, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एनसीईआरटी एक अपने यहाँ के का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे एनसीईआरटी की बुक्स भी रिलीज़ की जाती हैं और उसका बहुत सारा काम होता है। मेन उसका अगर फुल फॉर्म देखना चाहेंगे, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका काम क्या होता है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो इनमें से एक एनटीएससी एग्ज़ाम है। ठीक है, अब चलते हैं। एनटीएससी इज़ ओनली फॉर द 10th स्टूडेंट। 9th या 9th से छोटे बच्चे दे सकते हैं। एग्जैक्टली 10th क्लास का जो बच्चा होगा वही इसके लिए अपीयर कर पाएगा। और इसको हम 2 डिफरेंट स्टेज में कंडक्ट कराया जाता है। और दोनों, अगर स्टेज की बात करें, स्टेज 1 और स्टेज 2, दोनों के लिए ऑलमोस्ट क्राइटेरिया सेम है। सेम तरह से पेपर कंडक्ट किया जाता है, सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, स्टेज 1 फर्स्ट स्टेज के लिए क्या है। फर्स्ट स्टेज का जो जिम्मा है ये सारे स्टेट्स को सौंप दिया जाता है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान अपना करवाएगा, दिल्ली है तो दिल्ली अपना करवाएगा। अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ अलग अलग तरीके से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। पर इनके पास एक टेंटेटिव डेट्स होती है कि आपको डेट एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के द्वारा ही रिलीज़ की जाती है कि आप इसी दिन एग्ज़ाम लोगे अपना। ठीक है, ड्यू टू कोविड अभी पिछले 1 साल से ये डेट अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग हो रही हैं, ड्यू टू सम रीजन। आप जानते हैं वो सारा रीजन, पर एग्जैक्टली ये इन द मंथ ऑफ द नवंबर ही होता है। ठीक है, और चलते हैं। तो इसको स्टेट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इस पे बहुत सारे ऑलमोस्ट, अगर एनटीएससी स्टेज 1 की बात करें तो 30 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड क्या करते हैं, अपीयर करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेज 2 के लिए। तो स्टेज 2 के लिए सबसे बड़ी बात, अगर आपने स्टेज 1 को क्वालिफाई किया है तभी आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे। स्टेज 1 में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनके पेपर थोड़े इजी आते हैं, और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनके पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको बहुत बड़े बड़े लेवल वाले स्टूडेंट से भी कम्पीट करना पड़ेगा। तो आपको इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेज की अगर बात करें तो सेकेंड स्टेज वही दे पाएगा जो एनटीएससी स्टेज 1 में क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। और मेन इसका काम यही है कि अच्छे ब्राइट माइंड्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, और जिससे वो आगे की तरफ एजुकेशन और रिसर्च की तरफ आगे अपना कदम बढ़ा सकें। ठीक है ना, बेसिकली ये एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, एनटीएससी एग्ज़ाम ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू की अगर बात करते हैं तो एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसका नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, मोड ये क्या होता है, हमेशा ऑफलाइन ही होता आ रहा है। आगे चल के ऑनलाइन हो तो पता नहीं, पर अभी तो ऑफलाइन ही हो रहा है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन क्या है, 4 आवर्स का है। 1-2 घंटे का, फिर 1-2 घंटे का। जो पहला 2 घंटा है वो मैट के लिए होता है, उसके बाद दूसरा 2 घंटा जो है वो शैट के लिए होता है। बीच में थोड़ा आपको हाफ एन या 1 आवर का गैप भी दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। एनटीएससी स्कॉलरशिप अभी 2018 या 19 के पहले तक सिर्फ ये स्कॉलरशिप 1000 स्टूडेंट्स को दी जाती थी। अब इसको बढ़ा दिया गया है 2000 स्टूडेंट्स के लिए फॉर सेकेंड स्टेज। ये किसके लिए है, सेकेंड स्टेज में जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनके लिए है कि ऑल ओवर द इंडिया जितने भी 30 लाख फॉर्म्स आते हैं उनमें से सिर्फ 2000 लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। जो इसको क्रैक कर लेता है सेकेंड स्टेज के लिए, वो नेशनल एसेट माना जाता है, क्योंकि आप कितना ज़्यादा कंपटीशन को फाइट करके एक 30 लाख में से 2000 के अंदर आ रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राउड वाला मोमेंट भी हो सकता है अगर आप इसको एग्ज़ाम के लिए अपीयर करते हैं। ठीक है,
आप देखो इससे हमको मिलेगा क्या, जब आप इसके स्टेज 2 को क्वालिफाई कर जाएंगे इसके बाद आपको क्या मिलेगा। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट होंगे, 11th-12th में आपको 1250 रुपीज़ मिलेंगे हर मंथ, पर मंथ ऐसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना ग्रेजुएशन के लिए जा रहे होंगे तो ग्रेजुएशन में आपको क्या मिलेगा, 2000 रुपीज़ मिलेगा पर मंथ। और पीएचडी में एज़ पर द पीएचडी नॉर्म्स आपको स्कॉलरशिप बढ़ाई जाती है 25 to 30 के या उससे भी ज़्यादा एज़ पर द जो यूजीसी नॉर्म्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसके हिसाब से मिलता है, ठीक है। और एनटीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट क्या होना चाहिए, क्लास 10th में होना चाहिए, ठीक है। क्लास 10th का ही स्टूडेंट इसको दे सकता है। और अगर ये स्टूडेंट क्लास 10th भी में भी है तो नो मैटर, ठीक है, पर उसकी एज लिमिट कितना होना चाहिए, 18 से कम होना चाहिए। 2 क्राइटेरिया हैं, या आप एग्जैक्टली 10th में होना चाहिए और जो स्टूडेंट की एज है वो 18 से कम होना चाहिए जब जुलाई में आपके फॉर्म आएंगे तब तक, ठीक है। तो उसके पहले आपको ऐसा होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और स्टेट में है, जैसे आपका जन्म राजस्थान में हुआ और आपकी पढ़ाई एमपी में हुई तो आपको राजस्थान में ही देना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप एमपी में पढ़ रहे हैं, एमपी में ही रह रहे हैं बहुत सालों से, तो आप एमपी में भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपकी फेवर में है। फिर क्या, द कैंडिडेट स्टडिंग इन ओपन, हाँ, या बहुत सारे बच्चे क्या है ओपन भी पढ़ते हैं, मतलब जिनको स्कूल जाने से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो वो वाले बच्चे भी इसके लिए एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एज 18 से कम होनी चाहिए और आप 10th फर्स्ट बार दे रहे हैं। अगर दोबारा दे रहे हैं, मतलब एक बार फेल हो गया या कुछ भी हो गया कि एक बार आपने दिया फिर दोबारा दे रहे हैं 10th, तो दोबारा आप अगर 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई होप सो आपको पता चल गया होगा। स्टेज 2 की अगर बात करें तो स्टेज 2 के लिए कौन एलिजिबल होगा, जो स्टेज फर्स्ट के लिए क्वालिफाई किया होगा और उसको एनसीईआरटी की साइट पे जब वो जाएगा तो एक अलग से सेक्शन होगा। जो स्टेज 1 को क्वालिफाई कर चुके होंगे उनको सारी चीज़ें डिटेल्स वहीं पे मिल जाएगी। और एनसीईआरटी की कौन सी वेबसाइट है, एनसीईआरटी की वो वाली वेबसाइट की अगर बात करें तो वो है NCERT www.ncert.nic.in। इस पे जाके आप सारी चीज़ों को, अपने डिटेल्स को फर्स्ट स्टेज वाले जिनने भी क्वालिफाई किया है वो जाके देख सकते हैं कि उनका रोल नंबर क्या है अगले वाले के लिए, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें, जो डेट है, वेन्यू है, कहाँ जाना है, ये भी ऑफलाइन मोड से ही कंडक्ट किया जाता है, ओके, ठीक है। ये तो हो गया इंडिया के स्टूडेंट्स की बात। अभी अपन चलेंगे और आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेशनल, हाँ, एनटीएससी एलिजिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स इन द अब्रॉड। अगर आप अब्रॉड में पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या है बच्चों, उस कंडीशन में आपको उसके या कि आप 10th में हो या 10th जैसे लेवल का सेम वहाँ का कोई कैरिकुलम होगा उस हिसाब से आप पढ़ रहे हो तो भी आपको अपीयर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके पहली वाली क्लास में आपको 9th वाली क्लास में कम से कम 60% स्कोर करना पड़ेगा। अगर दूसरे कंट्री में आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इन द इंडियन सेंटर ओनली। अगर आपको एग्जामिनेशन देना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, इंडिया आना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, ठीक है ना इसका। कैंडिडेट मस्ट रिक्वेस्ट देयर हेड्स। अब उनको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपको एनटीएससी का एग्ज़ाम देना है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पॉपुलर है जिनके फादर पहले ही जाके वहाँ सेटल हो गए हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी आपको क्या करना है, अगर आपको इस साल के लिए अपीयर करना है तो 31 के पहले तक आपको एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है वहाँ के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डाटा को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वहाँ के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होंगे उसके थ्रू साइन करवाना पड़ेगा कि आई एम इन दिस क्लास। पूरी चीज़ें जो वेरिफिकेशन होगा कि हम दिस क्लास में हैं और हमारे इसके पहले वाली क्लास में इतने परसेंटेज आए और हम एनटीएससी
यूपीएससी देना चाहते हैं, इस सारी चीज़ों के साथ आपको वहाँ पे अपने डाटा के साथ उसको एनसीईआरटी को क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा टिल 31 ऑफ द दिसंबर। ठीक है, इनके लिए जो अब्रॉड होते हैं इनके लिए अलग अलग डेट्स होती हैं, इनके लिए स्टेज 1 की डेट अलग होती है, ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी ही कंडक्ट करवाता है उनके लिए फर्स्ट स्टेज। ठीक है, ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। हाँ, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि आप जो एनटीएससी से जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट्स के लिए वैलिड रहेगा। इंडिया में आप कहीं भी पढ़ना चाहें तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, पर इंडिया के बाहर आप कहीं भी जाना चाहेंगे तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट द स्टेट और यूटी लिएजन ऑफिसर फॉर प्रोक्योरिंग द एनटीएससी एप्लीकेशन फॉर्म। पहले क्या होता था, ये ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन में आपको यहाँ का एक स्टेट या यूटीज़ के बहुत सारे इंचार्ज बनाए जाते हैं, लेजन इंचार्जेस, उनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा कि कब क्या है, लास्ट डेट कब है, कब वो है, एप्लीकेशन डेट है। जनरली अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये जुलाई या अगस्त मंथ में आता है, तो आप इसके लिए रेडी रहें, प्रिपेयर रहें। एनसीईआरटी की वेबसाइट से या अपने स्टेट की जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहें। ठीक है ना, वैसे भी आपको यूट्यूब में तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही कि एनटीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप पूरी तरीके से अपडेटेड रहें। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको अपने लेज़र इंचार्ज से पूरी तरीके से टच पे रहना पड़ेगा, और अगर आप ऑफलाइन मोड में फॉर्म भर के फिल कर रहे हैं तब भी आपको उन्हीं के थ्रू मतलब कांटेक्ट करके उन्हीं को फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इस पे कई बार आपकी स्कूल्स भी हेल्प कर देती हैं कि स्कूल के थ्रू ये सारी चीज़ें करवा दी जाती हैं, बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं। तो और अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं है तो आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा अपने एरिया के जो भी लेज़न इंचार्ज ऑफिसर हैं। तो ठीक है, आप आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्जाम को 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है, सेट मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और सेट क्या है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इन दोनों में अगर सेट की बात करें तो इस पे साइंस, मैथ और सोशल साइंस आता है। साइंस 40 मार्क्स का आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अब इसके इक्विलेट प्रोपोर्शन में आते हैं। मैथ 20 मार्क्स का आता है, और सोशल साइंस क्या है, उस पे बायो होगा, यहाँ पे सोशल साइंस भी 40 मार्क्स का आता है। मेन बच्चों डिसाइडिंग फैक्टर होता है सोशल साइंस, बच्चे उस पर ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं और इसके कारण कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर ये रहता है। और साथ में बहुत सारे बच्चे मेंटल एबिलिटी को भी, जैसे वो मेन कोर्स का पार्ट नहीं होता है तो उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आप अगर इन दोनों चीज़ में बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न की तरफ। मेंटल एबिलिटी, ठीक है, एनालिटिक, लॉजिकल, रीजनिंग, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए इस पे कुछ पार्ट दिए गए हैं कि ये पोर्शंस हैं, जैसे सीरीज हो गया, पैटर्न मैच करवाना, ठीक है, एनालॉजीज हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, फिर क्या है, क्लासिफिकेशन, हाइडिंग फिगर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ETC। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रख के इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, और आपको एक सिलेबस भी मिल जाएगा अगर आप डाउनलोड करने चाहेंगे तो। ठीक है, इसी तरह शेट में जो 9th-10th के जितना भी पोर्शन है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, 9th और 10th दोनों के पोर्शन ही आते हैं। ठीक है, अब पेपर क्या होता है, मैथ 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ऐसे ही सेट भी 100 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, फर्स्ट वाले एग्जाम स्टेज 1 में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पर स्टेज 2 में हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, और हर एक गलत आंसर के लिए -1/3 होता है। तो आपको काफ़ी अच्छे से मतलब इस चीज़ को परफॉर्म करना है, देखना है। सेकेंड वाले में माइनस मार्किंग भी होती है। अब अगर बात करें रिजर्वेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए ये कितना है, 15% है। शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना है, 7% है, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 3% है। तो ठीक है,
इट्स ऑल अबाउट NTSC। और जो अब्रॉड के बच्चे हैं उनके लिए स्टेज 1 का जो है वो NCERT के द्वारा ही सारी चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं, तो आप NCERT से डायरेक्ट वो कर सकते हैं कांटेक्ट। और अगर जितने भी अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, आपको लेसन इंचार्ज से ही बात करनी है। आप NTSC को अपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हों, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है अपने प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल से वेरीफाई करवाने के बाद ही आप जमा करेंगे, ठीक है? ऐसे आप जमा नहीं कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।